हेलो दोस्तों। तो हम लोगों का जो है मूल अधिकार का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है अनुच्छेद 12 और 13 को देख लिया है। अनुच्छेद 12 में मुख्यतः राज्य की परिभाषा थी कि राज्य में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, और अनुच्छेद 13 यह जो है संविधान लागू होने और उसके बाद से बनाई गई जो विधियां हैं उस पे जो है क्या क्या प्रावधान हैं। जैसे इसी से आच्छादन का सिद्धांत निकला है, उसके बाद पृथक्करणीयता का सिद्धांत निकला है। ये सब चीज़ें थी अनुच्छेद 13 में। तो आज हम लोग मूल अधिकार जहाँ से वाकई में शुरू होता है, जो कि समानता के अधिकार से शुरू है, और यह अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में 14 से 18 तक समानता का अधिकार। तो हम लोग आज समानता के अधिकार पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, लिखा है कि जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक पाया जाता है। तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस में पाया जाता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 कहता क्या है। अनुच्छेद 14 दोस्तों कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि कोई भी जो है भारत में कोई भी नागरिक हो, छोटा बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमीर गरीब कोई भी नागरिक हो, उसको जब तक वह भारत के राज्य क्षेत्र में है उसको विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण जो है प्राप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें दो शब्द आए हैं दोस्तों, इसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। विधि के समक्ष जो है समानता, उसके बाद एक है विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, तो हम लोग पहले विधि के समक्ष समानता को समझने का प्रयास करते हैं। विधि के समक्ष समानता दोस्तों ये जो है मुख्यतः जो है एक नकारात्मक स्वरूप का माना जाता है। विधि के समक्ष समानता, इसको नकारात्मक स्वरूप का माना गया है क्योंकि यह जो है हर किसी के लिए समान जो है व्यवहार की उम्मीद करता है कि कोई भी लोग हो, चाहे गरीब हो, यानी कि किसी भी अमीर हो, किसी को भी कोई जो है विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी कि ये विशेषाधिकार की बात करता है। विशेषाधिकार विशेषाधिकार की समाप्ति की बात करता है। समाप्ति की बात करता है। विशेषाधिकार, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे प्राचीन काल में जो था, तो जो लोग रहते थे प्राचीन काल में, तो उसमें क्या था कि जो हैं उसमें वर्ण व्यवस्था टाइप की जो बातें थी, या फिर स्त्री और पुरुष के मध्य जो भेदभाव होता था, जो असमानताएं थी स्त्री और पुरुष के बीच, इस तरीके का जो भेदभाव था उसको विशेषाधिकार, सबल के पक्ष में जो भेदभाव किया जाता है उसी को जो है विशेषाधिकार माना जाता है। यानी कि जो सबल है ये वर्ण व्यवस्था में, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र टाइप का जो प्राचीन काल में जो बातें थी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र सबसे नीचे आता है। तो मुख्यतः यह जो जो सवर्ण थे, मान यानी कि जो प्राचीन काल में जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे उनको सम्मान देखा जाता था, और मुख्यतः जो है अच्छे व्यवसाय या फिर अच्छे चीज़ों में, अच्छे कार्यों में वही लगे होते थे। और जो शूद्र टाइप के लोग थे वो वहाँ पे मान लीजिए सफाई कर्मचारी आदि, धोना, बर्तन धोना, इन सब तरीकों का काम करते थे। तो विशेषाधिकार की जो विधि के समझ समानता है कि ये कहता है कि किसी भी प्रकार की विशेषाधिकार जो है किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये विशेषाधिकार की समाप्ति की बात करता है, इसीलिए यह जो है नकारात्मक जो है स्वरूप का है। नकारात्मक स्वरूप इसको इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि यह हर परिस्थिति में, चाहे वो गरीब हो, सबके साथ समान व्यवहार की उम्मीद करता है, ना कि मान लीजिए समान परिस्थिति में समान व्यवहार की कोई यहाँ पे बात नहीं की जाती है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में जो है सभी के साथ समान व्यवहार की ये उम्मीद करता है, इसलिए इसको नकारात्मक स्वरूप का माना जाता है। और ये जो परंपरा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस परंपरा से कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समानता शब्द जो है, तो ये आपका ब्रिटिश से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक जो है विचारक हैं डायसी। डायसी जो है ये कहते हैं कि कानून का शासन की बात करते हैं, कि कानून का शासन कानून का शासन हो। ठीक है, अब ये इसके लिए जो है ये कानून के समक्ष समानता शब्द को जो है
कहते हैं कि जब सभी लोग समान जो होंगे और उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तभी कानून का शासन जो है स्थापित होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विभेद। अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं विधि के समान जो है संरक्षण। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो विभेद होता है वो कितने प्रकार का होता है। हम लोग दो प्रकार के विभेद की बात देखेंगे। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि जो है विधि के समान संरक्षण क्या है। विधियों के समान संरक्षण। समान संरक्षण। ठीक है। तो विधियों के समान संरक्षण को जो है ये माना जाता है, ये सकारात्मक स्वरूप है, सकारात्मक स्वरूप का माना जाता है। अब इसको सकारात्मक स्वरूप का मानना क्या है, इसको सकारात्मक स्वरूप का आखिर माना क्यों जाता है, तो इस पे हम देखते हैं कि विधि का समान संरक्षण जो कहता है वो कहता है कि समान परिस्थितियों में, समान परिस्थिति में समान व्यवहार की बात करता है, में समान व्यवहार। यानी कि ये क्या इससे क्या एक समान परिस्थिति में समान व्यवहार की जो बात है ये कहता है, तो इससे क्या हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं कि असमान परिस्थिति में भेदभाव किया जा सकता है, परिस्थिति में भेदभाव हो सकता है। ठीक है। यानी कि समान परिस्थिति में जो है वो जो है समान व्यवहार किया जा सकता है और असमान परिस्थिति में जो है असमान व्यवहार भी हो सकता है। तो इसका जो हम लोग अर्थ निकालते हैं ये क्या हो गया कि मान लीजिए कि जैसे सरकार जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम चलाती है जो 2013 में लाया था, तो उसमें क्या हुआ कि गरीबों के लिए जो है मुफ्त अनाज, जैसे 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये किलो के हिसाब से जो है जो बीपीएल होते हैं उनको दिया जाता है। और जो उच्च वर्ग मतलब उच्च जो समाज में थोड़ा अच्छा अच्छा जो पहुंच रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अमीर या गरीब, जो अमीर है समाज का जो अमीर तबका है उनको ये लाभ नहीं मिलता है। तो यहीं पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें विधियों के समान संरक्षण क्या है, कि सरकार केवल उन्हीं को देता है जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम 2 वक्त का खाना खा लें, उन्हीं के लिए जो है ये प्रावधान किया गया है कि जो समाज का गरीब तबका है वही जो है राशन की दुकानों दुकानों से राशन कार्ड जो धारक हैं वो जाके अनाज खरीदेंगे, और जो अमीर तबका है वो वहाँ से अनाज नहीं पाएगा और जो है वह अपना अनाज जो है बाहर से खरीदेगा और खाएगा। तो इसमें क्या हो गया कि जो अमीर है, तो क्यों ये भेदभाव किया गया कि उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं। क्योंकि अमीर है तो आसानी से जो है मार्केट से अपना जो है खाने का जुगाड़ कर सकता है, खाना जो है खाने की वस्तुएं ले सकता है, लेकिन जो गरीब है वो जो है अनाज नहीं ले सकता। इसलिए उसके साथ जो है ये किया गया उसके लिए कि आप जाइए राशन के दुकान से, आप 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से अनाज लीजिए। यहाँ पे जो है ये जो है असमान परिस्थितियों में भेदभाव को बताता है, यानी कि समान परिस्थितियाँ नहीं हैं इसलिए यहाँ पर भेदभाव है। ठीक है। तो जहाँ जो अनुच्छेद 14 वो बताता है कि विशेषाधिकारों का अंत हो, तो वहीं ये भी बताता है कि अगर परिस्थितियाँ असमान हैं तो उसमें जो है असमान व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो विभेद होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक होता है विभेद है, तो विभेद जो है दो दो प्रकार से देखते हैं। तो विभेद में हम लोग देखते हैं कि जो है सबल के पक्ष में, उसके बाद देखते हैं दुर्बल के पक्ष में, दुर्बल के पक्ष में। ठीक है। सबल के पक्ष में क्या हो गया, जैसे वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में, वर्ण व्यवस्था। उसके बाद स्त्री और पुरुषों के बीच जो असमानताएं थी, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे जो स्त्रियों को जो है शिक्षा का भागी नहीं बनाया जाता था कि और उनको शिक्षा भी दी जाती थी, तो परंपरागत शिक्षा दी जाती थी मान लीजिए। इसीलिए देखिए जो समाज की जो महिलाएं हैं वो जो है काफ़ी उनके लिए जो प्रयास किए गए हैं ला के सती प्रथा को जो मानती हैं कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली में उनको रखा गया हमेशा, और उनको जो है आर्थिक राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी नहीं दी गई। उसके बाद इसी क्रम में जो समाज सुधार आंदोलन हुए 19वीं शताब्दी में, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। उसको हम लोग हिस्ट्री के जब क्लास लेंगे तब देखा जाएगा। ठीक है। तो स्त्री और पुरुष, स्त्री
पुरुष के बीच जो असमानताएं हैं कि किस प्रकार जो है पुरुष स्त्री को जो है कुछ कम समझते हैं, कम आंकते हैं, असमानताएं। ठीक है, तो ये हो गया। यही जो सफल के पक्ष में भी होता है जो विभेद, इसी को विशेषाधिकार कहते हैं, विशेषाधिकार। ठीक है, अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 14 में भी यह कहता है कि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार हो सकता है। जैसे दुर्बल के पक्ष में जो विरोध होगा वो कर कानून को लेके हो सकता है, या फिर यह जो है सकारात्मक विभेद माना जाता है। ठीक है, कि जिसकी आय अधिक है वो अधिक कर देगा और जिसकी आय कम है वो जो है कम कर देगा, जैसे कि 5% 10% का स्लैब आयकर में निर्धारित है। ठीक है, तो इसको अच्छा माना जाता है, भारतीय संविधान इसे अच्छा मानता है और इसको जो है खराब मानता है। कि आप जो है सबल के पक्ष में मत करिए, क्योंकि वो धीरे अगर आप सबल के पक्ष में कोई निर्णय देते हैं और सबल को जो वरीयता देंगे तो ये और सबल होता चला जाएगा और दबा कुचला जो वर्ग है वो नीचे चला जाएगा। इसी क्रम में जो है विभेद को हम लोगों ने समझ लिया और दुर्बल के पक्ष में करेंगे ताकि इसको जो है कुछ स्तर तक इसके स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और एक दूसरे के समकक्ष लाया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15 क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 जब हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, जन्म स्थान, लिंग, जात, मूलवंश, धर्म, इन सब के जो आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो इसका जो अर्थ लगाएंगे तो इसमें 3 क्लास दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्लास में मान लीजिए यही आपका हो गया, दूसरे क्लास में आपका हो गया कि जो है नागरिक है, तो नागरिक के साथ जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे कि मान लीजिए हो गया कुआं हो गया, स्नान घाट हो गया, दुकान हो गया, भोजनालय हो गया, इन सब जगहों पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव को मनाही करता है, सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव की मनाही। ठीक है, उसके बाद इसी में एक तीसरा क्लॉज है, तो इसमें क्या कहा गया है कि आप महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा ये कमज़ोर वर्ग माना जाता है शारीरिक दृष्टिया, अन्य सभी दृष्टियों से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रावधान किए जा सकते हैं। इन लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बातें होती हैं, इसलिए इनके लिए जो है अलग प्रावधान किए जा सकते हैं। अब इसी में जो मान लीजिए संशोधन के द्वारा भी और बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। ठीक है, संशोधन के द्वारा इसमें जो है अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, 15(5) जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो समानता का जो ये लिया गया है, समानता अनुच्छेद 14 में ही, कि ये जो कहाँ से ली गई है, विधियों के समान संरक्षण, तो ये आपका यूएसए की अवधारणा है। ठीक है, संपूर्ण मूल अधिकार की बात करेंगे तो वो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर आप वित्त के समक्ष समानता शब्द की बात करेंगे तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधियों के समान संरक्षण जो है ये जो है यूएसए से लिया गया है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि जो समानता दोनों को समन्वय स्थापित करते हुए देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, तो इसमें जो भारतीय समानता है वो उभर के आती है कि आखिर भारत में जो समानता है वो किस आधार पर जो है बातें करता है। ठीक है, इसमें जब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो समानता का दर्शन है वो अनुच्छेद 14 से जो है पता चलता है कि किस प्रकार से है। तो इसमें क्या है कि जो कानून के समक्ष समानता है और जो वि- कानून के समक्ष जो विधियों के समक्ष जो है संरक्षण है, विधियों के समान संरक्षण, इसको जब समन्वय स्थापित करते हुए देखते हैं इन लोगों को शामिल करके, तो समानता का जो है जो तत्व निकल के आते हैं वो इस प्रकार आते हैं। जैसे समानता के तत्व देखते हैं जब दोनों को समन्वित करके देखा जाएगा, तो समन्वित करके देखा जाएगा तो इसमें क्या होगा कि भारत में जो समानता का अर्थ है वो विशेषाधिकार का ना होना है। ठीक है, ना होना। ठीक है, विशेषाधिकार का ना होना, और ऐसी जो सरकार कोई भी नीति या कार्यक्रम नहीं चलाएगी जो सबल वर्गों के को जो है
दुर्बल की तुलना में अधिक लाभ पहुँचाए। और क्या कहता है, विशेषाधिकार का ना होना, यानी सरकार ऐसी नीति नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी जो सबल को दुर्बल की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाए। ठीक है, यानी कि सरकार ऐसा कोई नियम या कानून नहीं बना सकती है या कार्यक्रम नहीं चला सकती है जो है सबल को अधिक लाभ पहुंचाए, किसके तुलना में, दुर्बल की तुलना में। उसके बाद समानता का अर्थ दूसरा ये लगा सकते हैं कि जो है समान जो परिस्थिति में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। मान लीजिए अगर समान हैं दो लोग, समान परिस्थिति, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई 100 रुपया कमा रहा है, दूसरा भी 100 रुपया कमा रहा है, तीसरा भी 100 रुपया, तो इनकी जो परिस्थितियाँ हैं इसमें समान परिस्थिति में जो है समान व्यवहार किया जा सकता है, परिस्थिति में समान व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, अब समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जा सकता है, यानी कि असमान परिस्थिति में समान व्यवहार जो है नहीं किया जा सकता। ये विधियों के समान संरक्षण से पता चलता है। अब असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार का मतलब, मान लीजिए किसी की इनकम है 1000 है, किसी की 100 है, किसी की 10 है, किसी की 5 है, तो इनके साथ एक समान व्यवहार कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है असमान परिस्थितियों में जो है भेदभाव किया जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद जो है 14 में जो शब्द है विधियों के समान संरक्षण, ये आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद यदि असमान परिस्थिति है तो उसमें असमान व्यवहार जो है किए जा सकते हैं। ठीक है, अब असमान व्यवहार के द्वारा सदैव वंचित वर्ग को ही फायदा पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई हम भेदभाव करते हैं, ठीक है, असमान व्यवहार करते हैं, तो उसके द्वारा सबल को लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। हमारा उद्देश्य जो होता है वो जो दुर्बल वर्ग है उसको लाभ पहुंचाएं हम। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 15 में हम लोग देख चुके हैं कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो क्लॉज जोड़े गए हैं, मान लीजिए क्लॉज 1, 2, 3, तो 3 तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद क्लॉज 15, 4 से हम लोग कल देखेंगे। तो इसी के साथ आज की ये क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।